नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज राजधानी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मिलकर जो चाणक्य नीति खिला, उसके सामने विपक्ष शिविर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके सारे हिम्मत टूट गए और उस खेल में बंगाल पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा गेम हो गया कि किसी के समझ में नहीं आ रहा है पहले वो क्या करे। क्या था वो चाणक्य नीति, क्यों खेला इतना बड़ा गेम, वो तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो चाणक्य नीति होने जा रहा है, इसका एक इंडिकेशन हम सबके पास था। ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी के पास भी था। इसलिए 2 दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे भाईपो अभिषेक बनर्जी, और अभिषेक और ममता मिलके अपने सारे सांसदों पर पैर पे पड़ा, उन पे गिराया और बोला कि भाई ऐसे मत करो। लेकिन फिर भी रुक नहीं पाया। लेकिन ये जो दिल्ली गए थे ममता अभिषेक, उसके कारण था यहां पर कलकत्ता में एक बड़े हस्ती को पूरा जिम्मेदारी देके गए थे कि भाई आप संभालो ये किला, हम जा रहे हैं दिल्ली, हमारा सांसदों को बचाना है। लेकिन जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी दिया गया, उन्होंने खेला सबसे बड़ा गेम, दे दिया धोखा। और इसके मतलब दीदी के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। क्या खेला हुआ आज पूरा दिन, कलकत्ता से दिल्ली का पूरा सफर आपको एक एक करके समझाऊंगा। पहले हम लोग जब बात करते हैं कि सबसे बड़े हस्ती का, तो क्या होता है, देखिए यहां पर टीएमसी ने जब हार गए बंगाल का चुनाव, तो तब उनके पास 80 एमएलए थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद हमने देखा ऋतुब्रत बनर्जी के लीडरशिप में 60 एमएलए बोला कि हम अलग है टीएमसी से, हम अलग से ब्लॉक बनाएंगे और अलग रहेंगे। और ऑनरेबल स्पीकर के पास जब गए, तब तब उनके पास वो 60 एमएलए का सपोर्ट था। ऋतुब्रत बनर्जी को यहां पर एलओपी घोषित किया गया। लेकिन एक एमएलए उसके बाद टीएमसी का अरेस्ट हो जाता है और एक दूसरे एमएलए फिर ऋतुब्रत को ब्लॉक में आ जाता है। तो कुल मिला के नंबर होता है 62। तो 80 से 62 एमएलए जाता है, तो ममता बनर्जी के पास कितना बचता है एमएलए, 18 एमएलए। लेकिन जब दीदी मीटिंग बुलाती है तो वहां पर पहुंचता है बस 8 ही एमएलए। बीना मंडल, असीमा पात्र, मदन मित्र, कुणाल घोष, फिराद हाकिम, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, विमान बंदोपाध्याय एंड अशोक कुमार देव, ये 8 एमएलए दीदी के पास थे। और इसमें से फिराद हाकिम के ऊपर दीदी सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे। जब उन्होंने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, तो फिराद हाकिम को बना दिया था चीफ व्हिप। और उसके बाद ये फिराद हाकिम ने रेजिग्नेशन दिया था कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। लेकिन हमने तभी आपको बोला था कि ये जो 8 का लिस्ट आप देख रहे हो, इसके अंदर 2-3 धुरंधर घुस के बैठा है। वो लोग बात ये देखना चाहता है कि दीदी क्या कर रही है, अभिषेक बनर्जी क्या कर रहा है, और वो सारे जो रेबल ग्रुप है, बागी ग्रुप है, उसके पास इंफॉर्मेशन पास करना है। और वो हमारा शक जो सही था आज एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि जब अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी दिल्ली में है, तब ये फिराद हाकिम पहुंच गया असेंबली में। और वहां पर जाके जो रेबल ग्रुप का लीडर है ऋतुब्रत बनर्जी के साथ 1-to-1 मीटिंग किया, और उसके बाद चले गए स्पीकर के रूम में। और जब उसके बाद जर्नलिस्ट ने फिराद हाकिम को पूछा, भाई आपने आया क्यों, क्या है, आप क्या दीदी के ग्रुप छोड़ रहे हैं? एक ही कमेंट है उनके मुंह से, नो कमेंट्स। अगर वो दीदी को नहीं छोड़ रहे थे तो ये नो कमेंट्स बोलने का कोई जरूरत ही नहीं था। तो उसके मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया, अभी दीदी के पास बचे खुचे जो एमएलए है उसमें भी तोड़फोड़ हो रहा है। और वो सिचुएशन देख के अभी ममता बनर्जी को छोड़ने के लिए तैयार है, और फिराद हाकिम उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये सब कुछ मिला के कलकत्ता से जब बैड न्यूज आ रहा था, तब दिल्ली में भी कुछ सुकून नहीं मिला दीदी को। दीदी का जो ग्रुप है वो टुकड़े टुकड़े हो रहा है। यहां पर जो रिपोर्ट आ रहा है, 20 एमपीज, अभी टीएमसी के पास 29 एमपीज था, एक का देहांत हो गया। तो ये जो 28 एमपीज है, इसमें से 20 एमपी जो है वो अलग से एक ब्लॉक बना रहा है। और इन्होंने अलग से आज मीटिंग भी किया। उसके बाद बीजेपी लीडर भूपेंद्र यादव जी के घर गए और वहां पर जाके पूरा मीटिंग किया। और यह भी सुनाई दे रहा है कि वहां पर वेस्ट बंगाल का सीएम शुभेंदु अधिकारी जी भी मौजूद थे। तो उसके मतलब कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। और वो खिचड़ी क्या था, थोड़ी देर बाद ही हमको पता चल गया। ये लोग बोला कि हम टीएमसी से अलग हो रहे हैं, हम ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला के पास जाएंगे, एक चिट्ठी देंगे और बोलेंगे कि हमारा अलग से बैठने का आप इंतजाम करो, और हम बाद में एनडीए को सपोर्ट करेंगे। तो उसके मतलब बड़े तोड़फोड़ हो जाता है और यहां पर आ जाता है दल विरोधी आइन। तो वो लागू होता है अगर आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं होता है। लेकिन यहां पर आउट ऑफ 28 अगर 20 एमपीज एक साथ आ जाते हैं, तो वो वाला रूल काम नहीं करता है। मतलब
ये कोई दल विरोधी काम नहीं कर रहा है, इसका सस्पेंशन का कोई मैटर नहीं होगा, ये लोग अलग से ब्लॉक बना लेंगे और वो दीदी को एकदम बड़ा सा झटका लग गया। तो ये था लिस्ट जो जो एक साथ है, लेकिन इसके साथ और एक लिस्ट भी सामने आ गया। ये भी बहुत चौंकाने वाला लिस्ट है। क्या है इस लिस्ट? देखिए, यहां पर दो एमपीज अभी है। एक जादवपुर से सायनी घोष, जिसको पार्टी करते हुए दिखा दिया, और दूसरा है कृष्णनगर से महुआ मोइत्रो, जिनका स्टेटस अभी पता नहीं चल रहा है। और उसके बाद अगर हम देखा तो दो एमपी जो पहले लग रहा था कि वो बागी ग्रुप के साथ ही रहेंगे, एक तो है बर्धमान दुर्गापुर से कीर्ति आजाद और दूसरा है दमदम से सौगतो राय। इन दोनों का जो हाल है, ये बाद में बोला कि नहीं, हमको भी बोला गया था लेकिन हम दीदी के साथ नहीं छोड़ रहे। तो चलो, दो दीदी के शिविर में वापस आया, लेकिन दोनों ने अभी तक अपना जो स्टेटस है वो कंफर्म नहीं किया। मतलब दीदी का हालत इतना अच्छा नहीं है। ये दल विरोधी आईन लागू करके वो किसी को भी नहीं रोक सकता है। अभी ये सिचुएशन हो गया। ये गया लोकसभा के बाद। अभी अब देखते हैं राज्यसभा में क्या स्टेटस है। वहां पर भी अभी सब कुछ चुप सा है। वहां पर कुछ बड़े बात नहीं आ रहा है, लेकिन ये चुप्पी सबको चुग रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर कुछ ना कुछ तो यहां पर खिचड़ी पक रहा है। राज्यसभा में टीएमसी के पास अभी 13 एमपीज है। उसमें से एक एमपी सुखेंदु शेखर राय आज तो रेजिग्नेशन डाल ही दिया। दूसरे एक एमपी कोयल मल्लिक, जो एक्ट्रेस है, यहां पर जाने माने एक्ट्रेस है, बस उनका ओथ सेरेमनी हुआ है, अभी तक एक भी राज्यसभा का सेशन उसने अटेंड नहीं किया। सुनने को मिल रहा है कि वो भी शायद रिजाइन करने वाला है। लेकिन बाकी 7 एमपीज वो क्या करेंगे? वहां पर एक बहुत बड़े सन्नाटा है, और ये सन्नाटा बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहा है शायद जैसे लोकसभा में हुआ वैसे राज्यसभा में भी ये वाला पार्ट पूरा बिखरने वाला है, और वो टीएमसी से अलग होंगे, अलग से ब्लॉक बनाएंगे, और ऑनरेबल स्पीकर साहब को बोल के, देश के वाइस प्रेसिडेंट को बोल के उन्होंने अलग से बैठेंगे और बाद में एनडीए को सपोर्ट कर देंगे। अगर हो जाता है तो दीदी का जो राजनीतिक जगह है वो तो पूरा के पूरा खत्म हो रहा है। क्यों मैं ऐसे बात बोल रहा हूं? अब अगर अच्छे से देखेंगे तो दीदी के पास अभी बचा कौन है? कोई भी नहीं। ऐसे कोई बड़े नाम नहीं आ रहा है जो दीदी के ग्रुप में बहुत कुछ कर देता है। अगर लोकसभा की तरफ देखें तो वहां पर 4 ही एमपीज है जो दीदी के साथ अभी रहने के लिए बोल रहा है, श्योरली श्योर बोल रहा है। अभिषेक बनर्जी, वो तो कहीं पे भी नहीं जा सकता है। अगर जाने का कोशिश भी करेंगे तो कोई उनको लेने नहीं वाला है। दूसरा नाम जो आ रहा है माला रॉय। तीसरा नाम जो आ रहा है सुदीप बंदोपाध्याय, लेकिन ये नाम लेके बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि सुदीप बंदोपाध्याय का जो वाइफ है नयना बंदोपाध्याय, वो एमएलए है, और अभी नयना बंदोपाध्याय एमएलए होके ममता बनर्जी के वो जो कोर लिस्ट है वहां पर नहीं है। तो अगर नयना बंदोपाध्याय यहां पर रेबल ग्रुप के साथ आ जाता है या दीदी के साथ छोड़ देता है, उसके बाद सुदीप बंदोपाध्याय क्या दीदी के साथ रह पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और चौथा नाम जो आ रहा है वो है श्रीरामपुर का एमपी कल्याण बंदोपाध्याय। तो बचे खुचे ये 4 है, और ऊपर से 2 जो बागी लग रहा था वो वापस आ गया, कीर्ति आजाद और सौगतो राय। अगर राज्यसभा में देखें तो दीदी का उस मीटिंग में 2 हस्ती उपस्थित थे, एक तो दोला सेन, दूसरा डेरेक ओब्रायन, और उसके अलावा और 2 एमपी का कंफर्मेशन आ रहा है मीडिया सोर्सेज से, वो है मानेका गुरुस्वामी और सागरिका घोष। मतलब राज्यसभा में भी दीदी का हालत बहुत ही खराब है। अगर मान लेता है कि चलो जो यहाँ पर टोटल एमपीज है लोकसभा में और राज्यसभा में, जो अभी अपना स्टेटस नहीं क्लियर किया है, जो रेबल ग्रुप से वापस आ गया है, सब कुछ अगर मिला लेता है तो मैक्सिमम 12 एमपीज है। लेकिन ये सिचुएशन इतना आसान नहीं लग रहा है। अगर आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों को मिला लेते हो तो ये है पूरा स्टैटिस्टिक्स। लोकसभा में 29 एमपीज थे, उसमें से एक का डेथ हो गया। दोनों ने अपना पोजीशन अभी श्योर नहीं किया है। 6 ने दीदी के साथ अभी है, जिसमें 4 पहले से ही था, 2 एमपीज जो है वो वापस यू टर्न कर लिया, लेकिन 20 एमपीज दीदी के हाथ से जा रहा है। तो कुल मिला के अभी लोकसभा में दीदी के पास 6 एमपी है, और अगर राज्यसभा में देखा जाए तो 7 एमपीज थे, जिसमें से 13 एमपीज थे, उसमें से 7 एमपी जो है उन्होंने शायद एक बागी ग्रुप बनाएंगे। 4 जो है दीदी के साथ है, एक ने रिजाइन कर दिया, एक रिजाइन करने वाली है। तो कुल मिला के 6 और 4 10 ही एमपी बचते हैं। और उन दीदी के पास कितना एमपी थे ये इलेक्शन के पहले? 42 एमपीज। तो आउट ऑफ 42 एमपीज अभी 10 ही एमपी बचता है। लेकिन इतना सारा सब कुछ क्यों हुआ? क्या था गेम? एक्चुअली गेम जो था, जो चाणक्य नीति है, जो बोल के ये मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, वही अभी समझा रहा हूं। देखिए, अभी भाजपा के पास जितना एमपीज है लोकसभा और राज्यसभा मिला के, वो आराम से गवर्नमेंट चला सकते हैं। अगर एनडीए को देखें तो वो कंफर्ट जोन और भी बढ़ जाते हैं।
लेकिन लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगले दिन 2 या 3 ऐसे बिल आ रहा है जिसमें संविधान में अमेंडमेंट चाहिए। तो अगर संविधान में अमेंडमेंट करना है तो आपको 2/3 मेजोरिटी का जरूरत है, और वो दोनों हाउस में ही आपको दिखाना पड़ेगा। और इसलिए इतना बड़ा गेम हुआ। और उससे भी बड़ा गेम है कि राज्यसभा का, जब लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस बिखरे बिखरे हो रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है, तब राज्यसभा में इतना एफर्ट क्यों नहीं लगा रहा है? यह गेम समझने के लिए आपका पूरा मैथ समझना होगा। देखिए, यहां पर राज्यसभा में 245 सीट्स है, तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो कितना सीट चाहिए? 163 एमपीज का सपोर्ट चाहिए। अभी बीजेपी अकेले के दम में राज्यसभा में 113 एमपीज उसके साथ है। अगर पूरा एनडीए हम देख लेते हैं तो वो नंबर है 144। और ये टीएमसी का स्प्लिट और अदर्स जो भी छोटे मोटे है, जो अभी भाजपा के साथ आ रहा है, वो नंबर मिला लेता है तो वो नंबर पहुंच जाता है 154। मतलब 163 में आपको वो 2/3 मेजोरिटी मार्क मिलना चाहिए, 154 में ही आप आ जाता है ये सब कुछ मिला के। इसके अलावा 30 और एमपीज ऐसे हैं जिसने बोला कि बाहर से सपोर्ट करेंगे। कौन है वो 30 एमपीज? वो जो छोटे छोटे अभी पार्टी है जिसका लोकसभा में इतना कुछ ताकत नहीं है, वो आ रहा है और वो सपोर्ट दे रहा है। जैसे डीएमके का 10 एमपीज है, वाईएसआरसीपी का 7 एमपीज है, बीजू जनता दल का 5 एमपी है, बीआरएस का 3 है, बीएसपी का 1 है, एनसीपी शरद पवार जो गोष्ठी है उनका 1 है, और इंडिपेंडेंट 3 है। कुल मिला के 30 एमपीज होता है। तो ये 30 एमपीज अगर मिल जाता है, 144 तो ऐसे ही इंडिया का है। उसके बाद अगर बाकी जो बिछड़े हुए सपोर्ट उनको मिलता है 154 प्लस 30 184, 163 इज द 2/3 मेजोरिटी मार्क। तो 21 एमपीज उसको ज्यादा हो गया है। तो राज्यसभा लेके इतना टेंशन नहीं है। ये टीएमसी का जो 7 एमपीज का ग्रुप है, वो अगर साथ में भी नहीं आता है, 184 से 7 नीचे आता है तो 177, वो भी 163 से ज्यादा है। सो राज्यसभा में कोई भी बिल आएगा तो वो पास हो जाएगा, 2/3 मेजोरिटी के साथ ही पास हो जाएगा। वहां पर अमेंडमेंट होगा, लेकिन खेला जो होगा वो लोकसभा में होगा। वहां पर थोड़ा दिक्कत है। कैसे दिक्कत है? आप अगर पूरा स्टोरी यहां पर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 543। आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए तो होता है 362। अब बीजेपी के पास कितना है? भाजपा के पास अपना 240 एमपीज है, और अगर एनडीए वहां पर देख लेता है तो और 53 एमपीज है, कुल मिलाकर 293 पहुंच जाते हैं। अभी ये जो टीएमसी का रेबल ग्रुप है, 20 एमपीज उससे आता है, और 5-6 एमपी इधर उधर से आ रहा है। सब कुछ मिला के वो जो नंबर हो जाता है वो होता है 318। लेकिन हमको चाहिए 362, तो उससे बहुत ही पीछे चल रहा है। और यहां पर एक और अच्छी चीज होता है कि बाहर से सपोर्ट, जैसे राज्यसभा में भी मिल रहा है, लोकसभा में भी अभी सिचुएशन ऐसे हो गया, बाहर से कुछ पार्टी से सपोर्ट मिलेगा, और वो नंबर कम नहीं है। डीएमके का 22 जो एमपीज है वो अभी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, इंडी गठबंधन छोड़ दिया, तो इसके मतलब इसका सपोर्ट आएगा। उसके बाद एनसीपी शरद पवार का जो पार्टी है उसके 8 एमपीज का सपोर्ट है, वाईएसआरसीपी का भी 4 एमपीज का सपोर्ट है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका भी 3 एमपीज का सपोर्ट अभी एनडीए के साथ ही रहेंगे। ऐसे ही इक्वेशन तैयार हो रहा है। तो कुल मिला के ये जो बाहर से सपोर्ट वाला पार्ट है, इसका नंबर होता है 37। तो एनडीए का 293 है। ये जो टीएमसी का स्प्लिट और अदर्स लेके वो नंबर पहुंचता है 318 में, और ये बाहर का सपोर्ट अगर हम जोड़ देते हैं तो वो नंबर होता है 355। लेकिन हमको चाहिए 362, मतलब अभी भी 7 एमपीज कम है। अगर ये 7 एमपीज जुड़ जाते हैं तो एक से बढ़कर एक बिल अभी सामने आएंगे, और जो अपोजिशन है वो रुक नहीं पाएंगे। कौन सा बिल है? आपको छोटा सा एक हिंट्स देता हूं, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन टाइप का बिल, जिसमें डिलिमिटेशन और उसके साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये जो बार बार वेरियस स्टेट्स में इलेक्शन होता है, ये सब नहीं होगा। एक ही साथ लोकसभा और जो विधानसभा का चुनाव होता है वो एक साथ ही हो जाएंगे। तो देश को ये सारे कंप्लीट करने के लिए 2-3-4 महीना लगेगा, लेकिन बाकी जो 4.5 साल टाइम देश को मिलेगा वो अपने डेवलपमेंट के लिए काम करने पाएंगे। ये एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लागू नहीं करना पड़ेगा, देश का तरक्की नहीं रुकेंगे। ये करना चाहता है नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट, लेकिन ऑपोजिशन जो है इसको रुकने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर सच में ये बिल पास हो जाता है 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो विपक्ष से भी कुछ नहीं कर पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। और एक बार ये चीज चालू हो जाता है
तो भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपने दिख रहा है, भारत जो विश्व गुरु बनने का सपने दिख रहा है, वो साकार आ जाएगा। तो ऑपोजिशन का हाथ से सब कुछ जाने वाला है, उसका पॉलिटिक्स कुछ नहीं बचेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सच में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टच कर लेता है, भारत अगर विश्व गुरु बन जाता है, उसके बाद इस भाजपा को अगले 50 साल रुकने के लिए कोई होगा? अगर अगले 50 साल छोड़ दिया, अगले 30 साल तक ये भाजपा को ये लोग हटा नहीं पाएंगे, तो इनका दुकान कैसे चलेंगे? राहुल गांधी का जो वो मोहब्बत का दुकान होता है, ऐसे ही बंद हो गया। जो भी आंचलिक पार्टी है वो धीरे धीरे मिट रहा है। बीआरएस मिट गया, वहां पर वाईएसआरसीपी मिट गया, वहां पर बीजेडी मिट गया, अभी टीएमसी मिट गया, आम आदमी पार्टी मिटने वाला है। सब जो आंचलिक पार्टी है वो धीरे धीरे मिट रहा है, इसलिए हलचल मच रहा है। इंडी गठबंधन एक जगह में आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन वो जब सोल्यूशन ढूंढ रहा है, उससे पहले ये जो मैथमेटिक्स है, ये जो कैलकुलेशन है, ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं। और वहां पर उसके सबसे बड़ा जो योगदान मिल रहा है वो बंगाल पॉलिटिक्स से मिल रहा है। और ये पूरा भारत को चौंका रहा है, ये पूरा भारत का पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज कर रहा है, और आगे और भी करते जाएंगे। क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का ये चाणक्य नीति लेकर, जिसके सामने पूरा विपक्ष शिविर एकदम टुकड़े टुकड़े हो गए? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।